दुनिया भर में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। जापान के समुराई वॉरियर से लेकर नॉर्वे के वाइकिंग्स वॉरियर तक इन्होंने दुनिया में अपने साहस और शौर्य से दुश्मनों को परास्त किया। इनमें से कई अपने अच्छे कामों के लिए तो कई अपने बुरे कामों के लिए मशहूर रहे हैं। आज की वीडियो में हम नॉर्वे की वाइकिंग्स वॉरियर के बारे में ही जानेंगे, जो अपने विद्रोही कामों के लिए बहुत ज्यादा दुनिया भर में पॉपुलर थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। जंगली, कुख्यात और खून के प्यासे लुटेरे जिन्हें अपनी क्रूरता के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे जहन में नॉर्स या वाइकिंग्स का ख्याल आता है तो दिमाग में कुछ लुटेरे अपने जहाजों से उतरकर लूटपाट करते नजर आते हैं। और ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट हैं, क्योंकि सच सिर्फ इतना ही नहीं था, और क्योंकि उनकी कई यात्राएं ऐसी भी थीं जिनमें उन्होंने कोई लूटपाट या कोई ऐसी असामाजिक घटनाओं को अंजाम नहीं दिया था। उन्होंने अपने प्रयासों से व्यापार के रास्ते खोले। अगर हम 8वीं या 9वीं सदी में नजर डालें तो नॉर्स सभ्यता फल फूल रही थी। उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कमाल की थी और वो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते थे। वाइकिंग्स या नॉर्स लोग 8वीं सदी के अंत से लेकर 11वीं सदी के अंत तक उस इलाके में फले फूले, जिसे आज हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल की दूसरी सभ्यताएं जैसे ग्रीस, रोम या इजिप्ट के विपरीत इन रहस्यमय लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है, क्योंकि इनके कुछ ही लिखित दस्तावेज या हायरोग्लिफ्स बचे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि नॉर्स असामाजिक थे और प्रगतिशील नहीं थे, पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। जैसे कि जहाज बनाने में, पुल बनाने में और किले बनाने में साइंटिस्ट को कुछ गोलाकार किले भी देखने को मिले हैं, जैसे कि डेनमार्क में तो बिल्कुल गोल किले हैं और किले के चारों तरफ सुरक्षा घेरा है और बचाव करने वाली खाई भी है और सटीक 4 कोने पर मेन डोर बनाए गए हैं। हालांकि उनकी सभ्यता कई छोटे छोटे राज्यों में बटी थी, पर सभी नॉर्स वाइकिंग्स व्यक्ति की ताकत में यकीन रखते थे और उनके यहाँ उस काल में भी सदन बैठता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। जबकि दूसरे यूरोपीय देशों में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। उन्होंने नई बात को जन्म दिया कि असली ताकत लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि किसी शाही खानदान के पास। वाइकिंग्स गणतंत्र का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे और वाइकिंग्स के यहाँ अलग अलग तरह की राजनीतिक या सांस्कृतिक मसलों को भी मिलकर सुलझाया जाता था। पर इतिहासकारों को सबसे चौंकाने वाली बात ये लगी कि वाइकिंग्स अपनी मातृभूमि स्कैंडिनेविया से कितनी दूर निकले। अपने समय की दूसरी यूरोपियन सभ्यता के मुकाबले वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से दूर यूरोप और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के नए विशाल इलाके खोजने और जीतने निकल पड़े। और सबसे पहले उन्होंने ही जहाज का आविष्कार किया था और उन्होंने ही बाकी दूसरे जर्मन ट्राइब्स के मुकाबले दक्षिण की तरफ बेहतरीन ढंग से मार्च किया। यहाँ तक नॉर्स लोगों ने अपने जहाजों में आधी दुनिया नाप ली थी। पूर्व में वो रूस की नदियों में आगे बढ़कर कैस्पियन सी तक पहुंच गए थे। वहीं पश्चिम में वो यूरोप के तटों में आगे बढ़ते हुए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरेनियन पहुंचे। यहाँ तक कि वो आगे बढ़कर अटलांटिक ओशन पहुंच गए, जिसके बारे में तब तक किसी को पता भी नहीं था। वाइकिंग्स हर उस जगह गए जहां तक वो जा सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 1960 के दशक में न्यू फिनलैंड कनाडा में मिली प्राचीन कलाकृतियों से ये साबित होता है कि वाइकिंग्स पहले यूरोपियन थे जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले। कई साल पहले एक बड़ी बहस छिड़ी थी, क्या वाकई नॉर्स लोग अमेरिका आए थे, और ये बहस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और अब आर्कियोलॉजिस्ट को उनकी कुछ ऐसे इलाके मिले हैं जो 1000 ईस्वी के थे, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी इलाके में बसे थे। और नॉर्स लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्हें शिप बनाने में महारत हासिल थी, और शायद इसी वजह से वाइकिंग्स के युग को अक्सर पानी वाले जहाजों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जिन्होंने भी वाइकिंग्स जैसे जहाजों में यात्राएं की हैं वो मानते हैं कि ये जहाज समुद्र के लिए बेहतरीन और तेज रफ्तार वाले जहाज थे। अपने जहाजों की वजह से वो इतने लंबे सफर तय कर पाए, और वाइकिंग्स ही पहले लोग थे जिन्होंने जहाजों के तालों को बेहतर बनाया ताकि उनका जहाज अटलांटिक की लहरों में भी कभी न पलटे। लंबे जहाजों को बनाना उनके लिए एक बेहतरीन उपलब्धि थी। ये पतले लंबे जहाज कारीगरी का बेहतरीन नमूने थे, जो नदियों के साथ साथ समुद्र की लहरों में भी उतने ही कारगर थे। और ये काफी हल्के होते थे और उनकी बेहतरीन बनावट उन्हें फ्लेक्सिबल बनाती थी, जिससे वो तूफानों जैसी स्थिति में भी बेहतरीन ढंग से टिके रहते थे। और हाइड्रोडायनेमिक्स का उनका ज्ञान काबिले तारीफ था। और कुछ जहाज में तो साइंटिस्ट को मेटलर्जी के कुछ नमूने दिखे हैं और उनमें स्मेल्टिंग भी की गई थी, और वो लोग अलग अलग एलॉयज भी इस्तेमाल करते थे। ये उन सभी सभ्यताओं के विपरीत था
जिनके संपर्क में वो आते थे। मगर कई साइंटिस्ट आज भी ये सोचकर हैरान हैं कि उत्तर के बेहद ठंडे और दुश्वार इलाकों में रहने के बावजूद वाइकिंग्स सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से इतने उन्नत कैसे थे। अगर हम कुछ दूसरी प्राचीन सभ्यताओं की बात करें जैसे माया या फिर इजिप्शियन, तो वो अपने इलाकों को छोड़कर ज्यादा दूर कभी नहीं गए। यहाँ तक कि ग्रीस के लोग भी पास में ही रहे, पर वाइकिंग्स वो एक जगह कभी नहीं रुके। कितनी हैरानी वाली बात है कि वो कितने क्यूरियस ट्रेंड के लोग थे। कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, जैसे क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने आधी दुनिया पार कर ली थी, और आखिर वो पूरी दुनिया घूमकर ढूंढ क्या रहे थे। नॉर्स वाइकिंग्स को ये टेक्नोलॉजिकल और जियोग्राफिकल ज्ञान आखिर कैसे हासिल हुआ। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उनके बनाए किले और अनजान महाद्वीपों की उनकी यात्राएं ये साबित करती हैं कि उन्हें किसी तरह का एलियन ज्ञान हासिल था। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।